तो आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट 3 का नाम जो है वो है प्रोसेस ओवरव्यू। ठीक है, अब इसमें हमें पहला चीज पढ़ना है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक है हमने फर्स्ट क्लास में हम देख लिया है, लेकिन फिर भी हमें इस यूनिट में देखना है। So topic is object-oriented software development process. So a software development process provides a basis for organized production of software using collection of predefined techniques and notations. ठीक है, तो ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड टेक्निक्स एंड नोटेशंस हम यूज करके क्या करते हैं? डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो द प्रोसेस स्टार्ट विद फॉर्मुलेशन ऑफ द, मतलब पहले हमें क्या करना है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है, एंड देन कंटिन्यूज थ्रू एनालिसिस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो रहेगा वो हमारा रहेगा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, second one is generally it is an analysis phase, third one is the design phase, fourth one is the implementation phase. So the present of the stage is linear मतलब पहले आप क्या करेंगे? पहले आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप डिजाइन करेंगे, उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये हो गया आपका लीनियर। ठीक है, बट द एक्चुअल प्रोसेस इज सेल्डम लीनियर, मतलब हमें क्या करना पड़ता है कि इसको इटरेटिव मैनर में हमें करना पड़ता है। मतलब पहले हमारा आएगा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद आएगा आपका एनालिसिस, नेक्स्ट वन इज डिजाइन, नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन। तो लीनियर मतलब एक के बाद एक स्टेट होंगी, ठीक है, और नॉन लीनियर मतलब कि हम दो पर्टिकुलर स्टेट्स को भी एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब एनालिसिस के साथ साथ हम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और डिजाइनिंग के साथ साथ सकते हैं। यह हो गया हमारा नॉन लीनियर। ठीक है, सिमिलरली नॉन लीनियर इट्स आल्सो कम्स एज द इटरेटिव काइंड ऑफ मॉडल। इटरेटिव मींस कि हम एक पर्टिकुलर फेज को एक से ज्यादा बार हम क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जबकि लीनियर मतलब हमने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया, सेकंड फेज में आ गए, उसके बाद सेकंड एग्जीक्यूट करके हम थर्ड फेज में आ गए, तो हम वापस बैक ट्रैक नहीं कर सकते। हम स्टेज देखते हैं इसमें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज ए सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेजेस। अब स्टेजेस हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस हैं, ईच विद डिस्टिंक्ट पर्पस, इनपुट एंड आउटपुट। तो हर स्टेज का एक पर्टिकुलर पर्पस है, एक इनपुट है, कुछ आउटपुट्स हैं उसके। तो फर्स्ट फेज इज दिस सिस्टम कॉन्सेप्शन फेज। ठीक है, फर्स्ट इज सिस्टम कॉन्सेप्शन। सो इट कंसीव्स एन एप्लीकेशन फॉर्मुलेट टेंटेटिव रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेना है और उनकी क्या करनी है? रिक्वायरमेंट्स को हमें क्या करना है? फॉर्मुलेट करना है। सो इट डील्स विद द जेनेसिस ऑफ द एप्लीकेशन। तो जैसे हमें कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक so initially somebody thinks of an idea or an application and prepares a the business case and sells the idea to the organization. ठीक है, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि किसी को एक आइडिया है, ठीक है, कि कुछ एप्लीकेशन मुझे बनाना है। ठीक है, तो वो क्या करता है? अपना आइडिया जो है उसका एक बिजनेस केस प्रोड्यूस करता है कि इस पर्टिकुलर आइडिया से क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या बिजनेस रन होने वाले हैं, और फिर उस पर्टिकुलर आइडिया को क्या करता है? किसी आइडिया को क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? बेच देता है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर आइडिया है जिसपे काम हो सकता है। सो द इनोवेटर मस्ट अंडरस्टैंड बोथ बिजनेस नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। तो जो इनोवेटर है, जिसने आइडिया इनोवेट किया है, उसको बिजनेस नीड का ज्ञान होना चाहिए और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर चीज मेरा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये मेरा था फर्स्ट फेज, इसमें सिस्टम कंसेप्शन फेज। मतलब मेरा सिस्टम जो है, मैंने आइडिया ले लिया है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम मुझे क्या करना है? बनाना है। Second is the most important part, which is the analysis phase. ठीक है, so in analysis phase it focuses on the creation of models. ठीक है, so models means you can create class model, you can create object model, you can create use case diagrams, you can create sequence diagrams, you can create activity diagrams,
So these are nothing but the models which we already understand. So analysis capture and scrutinize requirements by constructing models. तो ये क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, पहले कैप्चर करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसको स्क्रूटनी करेंगे कि एक एक रिक्वायरमेंट के एक एक पर्टिकुलर मॉडल्स को क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा. फॉर एग्जांपल यूज केस डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम एक एक यूज केस में एक एक फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को हम रिपीट करते हैं, और एक एक यूज केस का हम एक एक सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, क्या क्या उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या इंटरेक्शन होगा. क्लियर है. सो दे स्पेसिफाई व्हाट मस्ट बी डन एंड नॉट हाउ. तो हमें यहाँ पे मॉडलिंग हम क्रिएट करते हैं, तो मॉडलिंग हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें क्या बनाना है हमें बस वही पता करना है, हमें कैसे बनाना है ये हमें नहीं बताना है. ठीक है. जब भी हम एनालिसिस मॉडलिंग करना है तो हमें क्या करना है, हमें पहले बताना है कि हमें बनाना क्या क्या है, लेकिन कैसे बनाना है वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हो जाता है, क्या वो एनालिसिस का पार्ट नहीं है. So analysis is a difficult task in its own right, and developers must fully understand the problem before addressing the additional complexity of the design. तो उसको एनालिसिस फेज में क्या होना चाहिए कि सब कुछ पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसको डिजाइन फेज की तरफ मूव करेंगे. क्लियर है. So sound models are a prerequisite for an extensible, efficient, reliable and correct application. तो जितने ज़्यादा अच्छे आप मॉडलिंग कर पाएंगे उतने ज़्यादा आपका करेक्ट बनेगा आपका एप्लीकेशन. Implementation patches can repair an incoherent application and compensate for a lack of foresight. मतलब अगर आपने ढंग से एनालिसिस नहीं की तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकोरेंट हो जाएगा, मतलब किसी भी यूज का वो नहीं रहेगा. ठीक है. और उसको मैं रिपेयर भी नहीं कर सकता. ठीक है. तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको पहले तो मॉडलिंग क्रिएट करनी है, और मॉडलिंग आपकी क्या रहनी चाहिए, एकदम करेक्ट रहनी चाहिए, तभी आप आगे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. And during analysis, developer considers the available source of information. अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए रहती है, डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस इंटरव्यूज एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस. कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल जो हम एसआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक डिजाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे. बिजनेस इंटरव्यूज मतलब कस्टमर्स के साथ या उस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स के साथ क्या करते हैं, कंटिन्यूसली इंटरव्यू करते हैं, और हम बताते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस किस तरह से हम उसको सोच पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारा फंक्शन डिलीवर करेगा. एंड रिलेटेड एप्लीकेशन मतलब इनसे रिलेटेड और कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जिनको हम बेसलाइन करके हम इसी तरह का एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे जिससे हमें एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने में फायदा मिलेगा. So often business experts are not sure of the precise requirements and must refine them in tandem with software development. तो सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए हमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स को हमें इतना एक्सपर्टाइज देना पड़ेगा कि वो रिक्वायरमेंट्स को प्रिसाइसली डिफाइन कर सके कि वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी हैं. एंड मॉडलिंग क्विकन्स द कन्वर्जेंस बिटवीन डेवलपर एंड बिजनेस एक्सपर्ट्स because it is much faster to work with multiple iterations of the models than with multiple implementations of code. तो कंटिन्यूस डेवलपर और बिजनेस एक्सपर्ट की मीटिंग्स होनी चाहिए. तो यहाँ पे लिखा गया है बिजनेस इंटरव्यूज. ठीक है. जिससे पता चलेगा कि हमारे जो मॉडल्स हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, क्योंकि मॉडलिंग को अगर आप गलत बनाते हैं तो उसको आप मल्टीपल मॉडल्स मल्टीपल इटरेशन करके उसको सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार कोडिंग कर दी, एक बार आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड संभालना पॉसिबल नहीं है. क्लियर है. सो आपकी मॉडलिंग जो है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, और इसके लिए आपका कंटिन्यूसली डेवलपर और बिजनेस एक्सपर्ट्स का क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो मॉडल्स हाईलाइट ओमिशंस एंड इनकंसिस्टेंसीज सो दैट दे कैन बी रिजॉल्व. जो भी एम्बिग्यूटी और जो भी इनकंसिस्टेंसीज हैं और क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें बनानी है, वो सब इसमें पहले से रिजॉल्व होनी चाहिए. And as developers elaborate and refine the model, it gradually becomes coherent. तो अगर डेवलपर जो है उसको इलेबरेट कर पा रहा है और रिफाइन कर पा रहा है तो वो पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो सिस्टम सही है और वो यूजफुल सिस्टम है जिसको हम यूज कर सकते हैं. अब वो ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें एम्बिग्यूटी है और जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे. ठीक है. तो मॉडलिंग आपकी सही होनी चाहिए.
So during analysis, we create two models. First one is your domain analysis and second one is the application analysis. So first one देखते हैं हम domain analysis. So domain analysis focus on real world things whose semantics the application captures. ठीक है, मतलब ऐसे real world things होंगे जो आपका जो application है वो आपको मॉडल करके बता रहा है कि ये पर्टिकुलर चीजें में क्या क्या चीजें होनी है, क्या क्या रियल थिंग होनी है. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एन एयरप्लेन फ्लाइट इज ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट अ फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम मस्ट रिप्रेजेंट. तो एक ये एयरप्लेन फ्लाइट करके जो है वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसमें अगर मैं फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम क्रिएट करता हूँ तो उसका एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ. तो उसको हम बोलते हैं डोमेन एनालिसिस, कि हम कुछ पर्टिकुलर फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम डोमेन के हम क्या कर रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड डोमेन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो है एयरप्लेन फ्लाइट. सो डोमेन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी एप्लीकेशन एंड आर मीनिंगफुल टू बिजनेस एक्सपर्ट्स and you find them during domain analysis or by prior knowledge. तो इनको आप फाइंड करने के लिए या तो आप डोमेन एनालिसिस करेंगे या तो आप पिछले जो प्रोजेक्ट्स आप किए हैं उनके प्रायर नॉलेज से आप क्या कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर डोमेन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. एंड डोमेन ऑब्जेक्ट्स कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड आर जनरली पैसिव. That means domain analysis emphasizes concepts and relationships with much of the functionality being implicit in the class model. ठीक है, दैट मीन्स जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हम क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर उनके डोमेन क्लास मॉडल हम क्रिएट करेंगे. उन डोमेन क्लास मॉडल में हम क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को शोकेस करेंगे और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं वो हम शोकेस करेंगे जिससे हमारी टोटल ओवरऑल फंक्शनैलिटी डिलीवर हो रही है. And the job of constructing a domain model is simply or mainly to decide which information to capture and how to represent it. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे कैप्चर करनी है उनके मैं डोमेन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ एंड हाउ इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट. इसके लिए हम क्या करते हैं, डोमेन क्लास डायग्राम क्रिएट करते हैं. एंड सेकेंड वन इज द डोमेन एनालिसिस देन फॉलोड बाय द application analysis that addresses the computer aspects of the application that are visible to users. ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जो विजिबल है यूजर को. तो अगर मैं क्लास डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ या डोमेन क्लास डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, उनके इसमें रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूँ, तो वो एक मॉडलिंग है. वो मॉडलिंग जो है यूजर को जब सॉफ्टवेयर चार्ज में डायरेक्टली नहीं दिखेगी, लेकिन एप्लीकेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ऐसी चीजें हम एनालिसिस करते हैं जो हमारे यूजर को दिखेगी. ठीक है, दैट मीन्स इस केस में एप्लीकेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जनरली हम जीयूआई कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और जीयूआई कंपोनेंट्स ही आपको क्या होंगे, विजिबल रहेंगे आपके यूजर्स को. सो फॉर एग्जांपल अ फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम इज पार्ट ऑफ ए प्राइस रिजर्वेशन स्क्रीन इज ए पार्ट ऑफ फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम. तो एक फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में एक पर्टिकुलर स्क्रीन होगी जिसमें फ्लाइट को रिजर्व किया जाएगा. तो ये एक स्क्रीन है. स्क्रीन है मतलब एक जीयूआई कंपोनेंट है. इस जीयूआई कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि उसमें क्या चीजें पहले होनी चाहिए, क्या चीजें बाद में होनी चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना है उसको और किसके क्लिक पे वो क्या वो पर्टिकुलर फ्लाइट मेरी रिजर्व होगी. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन एनालिसिस. सो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन प्रॉब्लम डोमेन एंड आर मीनिंगफुल ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एप्लीकेशन. तो प्रॉब्लम डोमेन में एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स मेरे नहीं रहते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम डोमेन मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है, जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की है, उसमें हमने प्रॉब्लम्स को गैदर किया है कि ये प्रॉब्लम्स है जिनके लिए हमें क्या करना है, सिस्टम क्रिएट करना है. तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन डोमेन ऑब्जेक्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे. ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, वो आपको तब मिलेंगे जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे. ठीक है, and application objects however are not merely internal design decisions because the user see them and must agree with them. तो इसमें not merely internal design decisions बोल रहा है, मतलब internal decisions जो हैं वो application objects नहीं रहते हैं. internal decisions जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे class objects, जो हमारे domain objects हैं. ठीक है, जो application objects हैं वो मेरा internal design नहीं बताता है, वो मेरा बताता है exterior design. ठीक है, कि आपका सिस्टम दिखेगा कैसे, कैसे उसमें अंदर फंक्शनैलिटी हो रही है वो आपको दिखेगा. जो चीजें जो विजिबल हो यूजर को वो होंगे हमारे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स.
So the application object does not prescribe the implementation of the application, and it describes the application appears from the outside. तो outside वो कैसे दिख रहा है? That is the black box view of it. कि आपका स्क्रीन किस तरह दिखेगी और किस तरह वर्क करेगी, यह हम बताते हैं हम एप्लीकेशन एनालिसिस में. एंड यू कैन नॉट फाइंड एप्लीकेशन क्लासेस विद डोमेन एनालिसिस. तो डोमेन एनालिसिस जब करते हैं तो हमें डोमेन ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, डोमेन क्लासेस ही मिलेंगी. एप्लीकेशन क्लासेस हमें डोमेन एनालिसिस में नहीं मिलेंगी. बट यू कैन ऑफन रीयूज देम फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशंस. तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं प्रीवियस एप्लीकेशंस, मतलब जो हमने सिमिलर एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं वहां से हम एप्लीकेशन क्लासेस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अदरवाइज यू मस्ट डिवाइस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम during analysis as you think about interfaces with other systems and how your application interact with users. तो अगर आप पुराना यूज कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, न्यू क्रिएट करने पड़ेंगे, और उनको भी आपको क्या करेंगे, उनको भी आप लाइब्रेरी में रख देंगे ताकि और कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, कोई सिमिलर प्रोजेक्ट्स अगर आपको मिलते हैं तो उनमें आप उनको यूज कर सकें. Now third phase is the system design phase. So it devises a high level strategy, that is the architecture for solving the application problem. तो एक हाई लेवल हम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं सिस्टम डिजाइन में, जिसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. सो इट एस्टेब्लिशेस पॉलिसीज टू गाइड द सब्सिक्वेंट क्लास डिजाइन. ठीक है, तो एक पॉलिसीज हम क्रिएट करते हैं कि हमारे क्लास डिजाइन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे पास नहीं होनी चाहिए. So during system design, the developer makes strategic decisions with broad consequences, and you must formulate an architecture and choose global strategies and policies to guide the subsequent more detailed portion of the design. And the architecture is the high level plan or strategy, high level plan and strategy for solving the application problem. So यहाँ पे आप क्या क्रिएट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं जो आपका हाई लेवल प्लान रहता है और स्ट्रेटेजी रहती है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रॉब्लम को हमें कैसे क्रिएट करना है. एंड द चॉइस ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज पास्ट एक्सपीरियंस. तो हम या तो रिक्वायरमेंट्स उसको फाइंड करेंगे या तो हम पास्ट एक्सपीरियंस हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे. क्लियर है? सो इफ पॉसिबल द आर्किटेक्चर शुड इंक्लूड एन एग्जीक्यूटेबल स्केलेटन दैट कैन बी टेस्टेड. तो हम आर्किटेक्चर में क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट स्केलेटन भी क्रिएट कर सकते हैं जो एक प्रोटोटाइप की तरह काम करता है. उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो उतना जो पोर्शन है वो पोर्शन मेरा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. एंड द सिस्टम डिजाइनर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ अ न्यू सिस्टम इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम्स. तो जो अदर सिस्टम्स पहले से ही डिप्लॉयड हैं आपके क्लाइंट साइड में, तो उन पर्टिकुलर सिस्टम में ये कैसे इंटरेक्ट करेगा वो भी आपको सिस्टम डिजाइनर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. So this architecture must also support future modification of the application. तो हो सकता है कि आपने पास जो अभी रिक्वायरमेंट आई है उसको आपने मॉडल किया, मॉडल करने के बाद आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, तो डिप्लॉय करने के बाद आपके उसमें फ्यूचर मॉडिफिकेशन भी आने हो सकते हैं. तो वो सिस्टम डिजाइनर जो है ऐसा आर्किटेक्चर बनाएगा जो ऐसे सपोर्ट, ऐसे फ्यूचर मॉडिफिकेशन को भी क्या करे, सपोर्ट कर सके, कि आगे चल के उसमें अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो उसको हम सपोर्ट कर सकें. So for straightforward problems, preparation of architecture follows analysis. तो जो straightforward problems होते हैं जिसमें हमें requirements पहले पता रहती है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम requirement इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं डिजाइन, सिस्टम डिजाइन. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स मतलब जो हम, जिसमें हमें पहले से रिक्वायरमेंट पता है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं. हाउएवर फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देयर प्रिपरेशन मस्ट बी इंटरलीव्ड. तो इंटरलीव्ड मतलब अब मैं ये दोनों चीजें एक साथ भी कर सकता हूँ. ठीक है, एनालिसिस एंड डिजाइन बोथ फेसेस मेरे इंटरलीव भी हो सकते हैं. So the architecture help to establish the model's scope. In turn, modeling reveals most important issue of strategy to resolve. And for large and complex problems, there is much interplay between the construction of a model and the model's architecture. तो मतलब आप
लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डायग्राम में आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल मतलब एनालिसिस भी करते हैं, साथ ही साथ आप क्या करते हैं, मॉडल का आर्किटेक्चर भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दे मस्ट बी बिल्ड टुगेदर, तो दोनों को आपको साथ में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन अगर छोटे क्वेश्चंस हैं, जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए क्या है कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पहले ही बता दी गई है, तो आप पहले एनालिसिस करेंगे एंड देन आप डिज़ाइन करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो एक बार में कई बार समझ में भी नहीं आती, तो आप पहले एनालिसिस डायग्राम क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। और आर्किटेक्चर क्रिएट करते समय भी हमें पता चलता है कि हमारे मॉडलिंग में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनको हम एनालिसिस मॉडल को फिर से भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दी क्लास डिजाइन। तो पहले हमने किया सिस्टम डिजाइन, उसका हमने क्या किया, आर्किटेक्चर क्रिएट किया, एंड देन हम आ रहे हैं क्लास डिजाइन। सो क्लास डिजाइन मीन्स इट ऑगमेंट एंड एडजस्ट द रियल वर्ल्ड मॉडल्स फ्रॉम एनालिसिस सो दैट दे आर एमेनेबल टू कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन। तो हम ऐसे पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड मॉडल्स को हम लेते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उन पर्टिकुलर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्म में हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। So it determines algorithms for realizing the operations. तो सबसे पहले हमने डोमेन क्लास डायग्राम क्रिएट किया, तो डोमेन क्लास डायग्राम में हमें नेम ऑफ क्लासेस मिली, फिर उसके एट्रीब्यूट्स मिले, दिस इज द नेम ऑफ क्लासेस, देन नेक्स्ट इज द एट्रीब्यूट्स एंड नेक्स्ट वन इज द ऑपरेशंस। सो इन ऑपरेशंस के लिए हम अब क्या करते हैं, हम इसके लिए अब एल्गोरिथम डिसाइड कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे कौन सा एल्गोरिथम लगेगा। So during class design, the developer expands and optimizes analysis models. There is a shift in emphasis from application concepts towards computer concepts. ठीक है, मतलब अब जो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट है उसको हम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कि अब उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को जो हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा है कि हमें ये चीज़ें करनी है, उनके लिए हमें क्या करना है, जो एल्गोरिथम डिवाइस करना है कि वो पर्टिकुलर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से कौन से एल्गोरिथम से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ एल्गोरिथम, कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन से मुझे स्टैक लगेगा, कुछ में हमें क्यू लगेगा, कुछ में हमें लिंक लिस्ट लगेंगी, तो वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स में हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए कि लास्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए। ठीक है, तो उन ऑपरेशंस को हमें डिवाइस करने के लिए हमें एल्गोरिथम्स फॉर्म करना पड़ेगा। सो डेवलपर चूज एल्गोरिथम्स टू इम्प्लीमेंट मेजर सिस्टम फंक्शंस, बट दे शुड कंटिन्यू टू डिफर द आइडियोसिंक्रेसी ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि हमें एल्गोरिथम चूज करना है, ठीक है, हमें एक राइट एल्गोरिथम चूज करना है, उन पर्टिकुलर ऑपरेशंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है। टू इम्प्लीमेंट दी ऑपरेशंस वी नीड टू चूज द राइट एल्गोरिथम। अब ये बोलता है कि कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल हैं, ठीक है, हम वो बोलते हैं कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे हम इन्हीं पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो आइडियोलॉजी है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हमें कंटिन्यूसली हमारे जो डेवलपर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि वो जितने भी न्यूली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या न्यूली आपके जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करे, वो एडॉप्ट करे, ताकि आपके जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है वो मोर कंसिस्टेंट एंड मोर करेक्ट आप बना सकें। ठीक है, तो जो कस्टमर है, कस्टमर ने एक प्रॉब्लम दिया है, तो प्रॉब्लम के लिए वो एक टेक्नोलॉजी भी सोच के रखता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ें इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में चाहिए। अब आपसे उसने अपना अपना जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसने आपको डिस्कस किया है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल हैं उसी प्रोग्रामिंग में आप बना के दे रहे हैं। वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे इस प्रोग्रामिंग में नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए, मुझे ज़्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो आजकल नहीं आ रही है। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका आइडिया भी होना चाहिए किनको, डेवलपर्स। सो नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इट ट्रांसलेट्स द डिजाइन इनटू प्रोग्रामिंग कोड। इम्प्लीमेंट करना मतलब आप जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट मिला है, जो भी डिजाइन आपने लिया है, उसका आप क्या कर रहे हैं, कोडिंग करेंगे एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर्स मेंटेन करेंगे। ठीक है,
तो कोडिंग करेंगे, कोडिंग और जो डेटाबेस है इन दोनों के बीच में आप इंटरफेसिंग भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक आपका एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन की स्क्रीन आप क्रिएट करेंगे और एक डेटाबेस मॉड्यूल रहेगा, इनके बीच में आप इंटरफेसिंग प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा डेटा मेरा किस डेटाबेस से आएगा और कौन सा डेटा मेरा किस डेटाबेस में स्टोर होगा। सो इम्प्लीमेंटेशन इज द स्टेज ऑफ राइटिंग द एक्चुअल कोड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है, हमने अभी तक एनालिसिस में मॉडलिंग क्रिएट की है, डिजाइन में हम आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उनका एक्चुअल कोड क्रिएट कर रहे हैं। सो डेवलपर्स मैप द डिजाइन एलिमेंट्स टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेटाबेस कोड। तो जो भी डिजाइन एलिमेंट्स हैं उनको आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, एंड डेटाबेस कोड से आपने क्या किया, उन इंटरफेसिंग प्रोवाइड किया आपके डेटाबेस। So often tools can generate some of the codes from design model। तो अगर आपने एक बार डिजाइन मॉडल क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो इन डिजाइन मॉडल को डायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ टूल्स जो हैं डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कुछ रैपिड एप्लीकेशन जनरेशन कोड भी आपको या टूल्स भी आपको क्या होते हैं, मिलते हैं, जिसमें आप क्या करें कि डिजाइन डॉक्यूमेंट अगर आपने दिखाया है तो आपको उसको एक्चुअल कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। Next one is the testing phase. So in testing phase, it ensures that the application is suitable for actual use and that is truly satisfies the requirements. तो टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, उन रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो जो रिक्वायरमेंट्स स्टेट की गई थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी सेटिस्फाई हुई हैं कि नहीं, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में यूजेबल है कि नहीं। सो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द सिस्टम इज कंप्लीट but it must be carefully tested before being commissioned for actual use। तो सिस्टम जब आपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्रिएट कर दिया है तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा, और टेस्ट करने के बाद ही आप उसको एक्चुअल यूज के लिए आप क्या करेंगे, देंगे। सो द आइडिया डेस्क इंस्पायर्ड द ओरिजिनल प्रोजेक्ट दैट शुड बी नर्चर्ड थ्रू द प्रीवियस स्टेजेस बाय द यूज ऑफ मॉडल्स। तो जो भी मॉडल्स आपने क्रिएट किए हैं उन मॉडल्स को देख के वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो है आपका, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो पर्टिकुलर मॉडल्स में एक भी चीजें आपकी अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको फिर से क्या किया जाएगा, कोड किया जाएगा या उसको चेंज किया जाएगा। सो टेस्टर वंस अगेन रिविजिट द ओरिजिनल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड वेरीफाई दैट द सिस्टम डिलीवर द प्रॉपर फंक्शनैलिटी। तो जो पर्टिकुलर एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो ये जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं, वो सारे को सारे रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, वो चेक करता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें मेरी जो स्टेट की गई हैं वो पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं। सो टेस्टिंग कैन ऑल्सो अनकवर एक्सीडेंशियल एरर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी बग्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट किया है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ बग्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उन बग्स को भी क्या करेगा, वो अनकवर करेगा कि ये पर्टिकुलर बग्स आ रहे हैं, उनको बताएगा कि ये बग्स हैं, और उन बग्स को क्या करेगा, जो डेवलपर है उसको देगा, वो वापस उस बग्स को क्या करेगा, ठीक करेगा। सो इफ एन एप्लीकेशन रन्स ऑन मल्टीपल हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स इट शुड बी टेस्टेड ऑन ऑल ऑफ देम। तो जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग के लिए वही इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिस इन्वायरमेंट में यूजर ने क्या किया है, आपका एप्लीकेशन मांगा है कि मुझे इस हार्डवेयर में रन करना है, इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना है, और ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मुझे क्या करना है, उसको रन करके आपको देना है। तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा टेस्टर, और उसको चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर और उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म में वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डेवलपर शुड चेक द प्रॉब्लम एट सेवरल लेवल्स। तो एक एक लेवल में क्या करेगा, डेवलपर क्या करेगा, चेक करेगा अपने प्रोग्राम्स को। तो जब डेवलपर टेस्टिंग कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग एक्सरसाइजेस स्मॉल पोर्शंस ऑफ द कोड सच एज मेथड्स और पॉसिबली इंटायर क्लासेस। तो एक यूनिट में एक मेथड भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर क्लास भी हो सकती है। ये हमने एक पर्टिकुलर क्लास डायग्राम में हमने क्लास मेंशन की हुई है, और उसका एक हमने ऑपरेशन यहाँ पे मेंटेन किया है। इस ऑपरेशन के लिए मैं एक यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ कि इस ऑपरेशन में ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी मेंटेन हो रही है कि नहीं, या हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी क्लास को भी हम एक यूनिट मान के उसका हम क्या कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ मेरा, वो पर्टिकुलर यूनिट जो है मेरी परफॉर्म हो रही है कि नहीं सही।
So unit test discovers local problems and often require that extra instrumentation be built into the code. तो अगर उस पर्टिकुलर यूनिट में प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे और उसको भी हम क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे. सो दिस यूनिट टेस्ट इज डन बाय डेवलपर. And system test exercises a major subsystem or an entire application. तो सिस्टम टेस्टिंग मतलब हम क्या करेंगे, इंटायर एप्लीकेशन को हम या तो टेस्ट कर रहे हैं या तो हम एक पर्टिकुलर सब सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं. So in contrast to unit test, system test can deliver broad failures to meet specifications. तो यूनिट टेस्टिंग हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग में एक एक यूनिट को टेस्ट करते हैं वो चल रही है कि नहीं. सिस्टम टेस्टिंग में क्या करते हैं कि मल्टीपल यूनिट्स को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके सिस्टम एज ए होल वो सही काम कर रहा है कि नहीं वो हम चेक करते हैं. और ये चेक करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दिए हैं कि वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल हो रही है कि नहीं, जो इनपुट और आउटपुट हो रहे हैं वो सब प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, एक पर्टिकुलर यूनिट का दूसरे पर्टिकुलर यूनिट में आउटपुट जा रहा है कि नहीं. एंड बोथ यूनिट एंड सिस्टम टेस्ट आर नेसेसरी. तो दोनों करना हमें जरूरी है, यूनिट टेस्टिंग भी करना जरूरी है और सिस्टम टेस्टिंग करना भी जरूरी है. तो यूनिट टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग अ पर्टिकुलर यूनिट एंड सिस्टम टेस्ट मीन्स टेस्टिंग सिस्टम एज ए होल. So testing should not wait until the entire application is coded. So generally हम जो पढ़ रहे थे कि पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम क्लास डिज़ाइन करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे. तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन फेज टोटली कंप्लीट होने के बाद आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये भी बोल रहा है कि इंटायर एप्लीकेशन इज कोडेड, तब तक मुझे वेट नहीं करना है, मुझे एक एक यूनिट को भी क्या करना है, टेस्टिंग करनी है. So it must be planned from the beginning and many tests can be performed during implementation. तो इम्प्लीमेंटेशन के ड्यूरेशन में भी आपको बहुत सारी टेस्टिंग करनी है. फॉर एग्जांपल जो यूनिट टेस्टिंग है ये आपका डेवलपर ही करेगा, तो जो पर्टिकुलर यूनिट वो क्रिएट करेगा तो उसको क्या करेगा, टेस्ट करके देखेगा कि वो पर्टिकुलर यूनिट मेरी सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही. नेक्स्ट फेज इज योर ट्रेनिंग. अब आपका टेस्टिंग भी हो चुका है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है, अब आप क्या करेंगे, उसको यूजर को ट्रेनिंग देंगे. सो इट हेल्प्स यूजर्स मास्टर द न्यू एप्लीकेशन. तो जो न्यू एप्लीकेशन है उसको हमने क्या किया, यूजर को हमें क्या करना है, सिखाना है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है. सो एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ट्रेन यूजर्स सो दैट दे कैन फुल्ली बेनिफिट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि वो अपने सारे यूजर्स को क्या करेगा, ट्रेन करेगा कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सारे के सारे यूज कर सकें. And training accelerates users on the software learning curve. सॉफ्टवेयर को लर्न भी कराना है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है. So a separate team should prepare user documentation in parallel with the development effort. तो जैसे जैसे आप डेवलप करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास अलग अलग यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3. इसका आपने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया इन सभी का, और इन यूनिट टेस्टिंग को पास करने के बाद इनका आप क्या करते हैं, एक यूजर मैनुअल क्रिएट करना चालू कर देते हैं कि हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर यूनिट, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर यूनिट, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर यूनिट. ठीक है, तो एक एक बार एक एक यूनिट जब बनते जाती है तो उसका आपने यूजर मैनुअल भी क्रिएट करना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को जो हमने इस यूनिट में मैंने मेंटेन किया है उसका हमने एक यूजर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, यूजर मैनुअल क्रिएट करना है ताकि वो मैनुअल रीडेबल फॉर्म में रीड कराया जा सके ट्रेनिंग के दौरान. So quality control can then check the software against the user documentation to ensure the software meets its original goals. तो क्वालिटी कंट्रोल भी किया जाता है, SQA एक्टिविटीज की जाती हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है. एश्योर किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर जो चीजें बोली गई थी वो उस पर्टिकुलर क्वालिटी में है कि नहीं. नेक्स्ट वन इज द डिप्लॉयमेंट. अब आपने ट्रेनिंग भी दे दी, ट्रेनिंग करने के बाद आपने क्या किया है, आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं कस्टमर एंड में. सो प्लेस द एप्लीकेशन इन द फील्ड एंड ग्रेसफुली कट ओवर फ्रॉम लेगेसी एप्लीकेशंस. तो लेगेसी एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि जो बहुत सालों से उन पर्टिकुलर कस्टमर के सिस्टम में जो एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं उनको अब हमें क्या करना है, छोड़ देना है, और हमें एक न्यू सिस्टम जो हमने बनाया है उसको हमें क्या कर देना है, प्लेस कर देना है. ठीक है,
तो उसको हम क्या करना है, लेगेसी सिस्टम को हटाना है और न्यू सिस्टम अपना जो हमने किया है उसको हमें क्या करना है, डिप्लॉय कर देना है कस्टमर। सो द इवेंचुअल सिस्टम मस्ट वर्क इन द फील्ड, जिस फील्ड पे बोला गया था उसमें वर्क होना चाहिए, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो जो फील्ड में बोला गया था उस फील्ड में वर्क होना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म बोला गया उसमें वर्क होना चाहिए। एंड वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब वो कॉन्फ़िगर्ड भी होना चाहिए कि जिस प्रकार कॉन्फ़िगरेशन से मांगा गया। An unexpected interaction can occur when a system is deployed in a customer environment. तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शंस हो सकते हैं कि कस्टमर के इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, उसको डिप्लॉय करना है, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो डेवलपर्स मस्ट ट्यून द सिस्टम अंडर वेरियस लोड्स एंड राइट स्क्रिप्ट्स एंड इंस्टॉल प्रोसीजर्स। तो स्क्रिप्ट्स एंड प्रोसीजर्स या एक इंस्टॉलर बना के देना चाहिए उसको, जिसमें क्या करे, यूजर उसको डायरेक्टली क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सके। So some customers will require software customizations. तो कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कराते हैं कि मेरा ये सॉफ्टवेयर इस तरह वर्क करना चाहिए, ये चीजें हमें मिलनी चाहिए, और वो जो चीजें हमें बोली गई हैं उसमें कुछ प्रायोरिटीज हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि ये चीजें मुझे पहले चाहिए, ये चीजें मुझे बाद में चाहिए। सो स्टाफ मस्ट ऑल्सो localize the product to different spoken languages and locals. तो जो पर्टिकुलर स्टाफ है वो भी क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लोकलाइज करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि कैसे उसको यूज करना है। अपने सारे के सारे अपने जो भी बिजनेस हमारा जो चल रहा है उसके जितने भी स्टाफ हैं उनको सबको क्या करना है, उनको ट्रेनिंग देना है और उसको समझाना है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें कैसे यूज करना है। सो द रिजल्ट इज एन यूजेबल प्रोडक्ट रिलीज। तो इस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट फेज का एक जो रिजल्ट है वो क्या है, वो है प्रोडक्ट रिलीज। हमने क्या किया है, प्रोडक्ट क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, जो हमारा अब यूज हो पा रहा है कस्टमर एंड पे। ठीक है, तो कस्टमर एंड है, जो कस्टमर का जो इन्वायरमेंट है हमारा क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट मेरा यूज हो पा रहा है। नेक्स्ट फेज इज योर मेंटेनेंस फेज। सो इट प्रिजर्व द लॉन्ग टाइम वायबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपने एक बार प्रोडक्ट आपने रिलीज कर दिया, आप रिलीज उस प्रोडक्ट को कब तक वो यूज कर रहा है तब तक हमें क्या करेगा, मेंटेनेंस लगेगा। सो once development is complete and system has been deployed, it must be maintained for continuous success. जब आपने डिप्लॉय कर दिया तो उसको कंटिन्यूसली हमें मेंटेन भी करना पड़ेगा। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो इसमें हम जनरली दो टाइप के हम मेंटेनेंस हम देखते हैं, एक होता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस, एक होता है हमारा एडॉप्टिव मेंटेनेंस। इसके अलावा हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होते हैं और परफेक्टिव मेंटेनेंस भी होते हैं। So bugs that remain in the original system will gradually appear during use and be fixed. ठीक है, तो कुछ ऐसे बग्स हैं जो मैं ड्यूरिंग यूज में हम क्या कर रहे हैं, जब जब मैं यूज कर रहा हूं तो कुछ बग्स आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर बग्स को फिक्स करने के लिए हमें लगेगा करेक्टिव मेंटेनेंस, कि हमारे उस बग्स को मुझे क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो डेवलपर क्या करेगा, उसको करेक्ट करेगा, करेक्ट करके वापस क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। So a successful application will also lead to enhancement request. ठीक है, तो अगर आपने एक प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ इनहेंसमेंट आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें लगेगा एडॉप्टिव मेंटेनेंस। एंड ए लॉन्ग लिव एप्लीकेशन विल ओकेशनली हैव टू बी रीस्ट्रक्चर्ड। तो पहले से जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपने लिया हुआ है, बनवाया हुआ है, वो आपने सपोज लॉन्ग लिव एप्लीकेशन मतलब आपने 5 to 7 ईयर्स उसको यूज कर दिया है, अब उसमें आपने क्या करना है, कुछ न्यू रिक्वायरमेंट जनरेट कर दी। तो न्यू रिक्वायरमेंट जब आप जनरेट कर दी, तो जो पुराना एप्लीकेशन था, जो मेरा ओल्ड एप्लीकेशन था, उसको हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, डेवलप करवाएंगे टू कैटर दी न्यू रिक्वायरमेंट्स। सो मॉडल्स इज मेंटेनेंस एंड ट्रांजिशंस अक्रॉस स्टाफ चेंजेस। तो हम क्या जो मॉडल्स क्रिएट करके रखें, उनका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके रखें, ताकि जो भी न्यू चीज़ें हम इसमें मेंटेन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर मेंटेनेंस मुझे यहाँ पर इजीली समझ में आया कि मुझे कौन सी फंक्शनैलिटी में क्या चीज़ें इन्हेंस करनी है। So a model expresses the business intent for an application that has been driven into the programming code, user interface and database structure. तो मॉडल में मेरे पास जो है ये सारे फीचर्स होने चाहिए, जिसमें मैं
प्रोग्रामिंग कोड क्या करने वाला हूँ, यूजर इंटरफेस क्या क्रिएट करने वाला हूँ, उसमें क्या डेटाबेस स्ट्रक्चर मेंटेन होने वाला है, क्या उसमें इंटरफेसिंग होने वाली है. These are the phases of the software development stages. अब इससे रिलेटेड आ जाता है एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो ये जो हमने फेसेस हमने पढ़े, इनका हम मेंटेन करते हैं एक लाइफ साइकिल. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सपोर्ट्स मल्टीपल लाइफ साइकिल्स. तो दो लाइफ साइकिल्स हम देखते हैं. पहला आता है हमारा वाटरफॉल अप्रोच. So it performs the phases of analysis, design, implementation in strict sequencing. Strict sequencing मतलब पहले मुझे एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसके बाद मुझे डिज़ाइन करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है. तो ये जो फेस है ये आपका स्ट्रिक्ट सीक्वेंस होना चाहिए. स्ट्रिक्ट सीक्वेंस मतलब एक बार मैंने एनालिसिस किया उसके बाद ही मैं डिज़ाइन करूँगा, और एक बार मैंने डिज़ाइन किया उसके बाद ही मैं इम्प्लीमेंट करूँगा. ठीक है. However, we typically recommend an iterative development strategy. Iterative मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस मैंने अगर एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, तो एनालिसिस के बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट के बाद मैं वापस एनालिसिस में जा सकता हूँ, फिर से डिज़ाइन, फिर से इम्प्लीमेंट, फिर से एनालिसिस. तो ये इटरेटिव नेशन होना चाहिए. मतलब एक पर्टिकुलर फेज में दो या दो से ज़्यादा बार मैं यूज़ कर सकूँ. जबकि वाटरफॉल अप्रोच में मेरा एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है. एक बार कंप्लीटली एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद ही मैं डिज़ाइन फेज में जाऊँगा. जब मैं डिज़ाइन हो जाएगा तभी मैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में आऊँगा. ये स्ट्रिक्ट सीक्वेंसिंग फॉलो करता है. इसको वन बाय वन देखते हैं. वाटरफॉल अप्रोच डिटेक्ट्स द डेवलपमेंट परफॉर्म द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन ए रिजिड लीनियर सीक्वेंस विथ नो बैक ट्रैकिंग. तो बैक ट्रैकिंग इसमें नहीं होती है और एक लीनियर सीक्वेंस मेरा मेंटेन रहता है. सो डेवलपर फर्स्ट कैप्चर रिक्वायरमेंट्स. तो पहला आपका फेस होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. रिक्वायरमेंट्स को आपने क्या किया, फेस कर लिया. देन कंस्ट्रक्ट द एनालिसिस मॉडल. ठीक है, एनालिसिस मॉडल. एंड देन परफॉर्म द सिस्टम डिजाइन. तो नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा सिस्टम डिजाइन. नेक्स्ट इज द क्लास डिजाइन. सो इट फॉलोज क्लास डिजाइन. एंड लास्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट. तो ये एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंसिंग फॉलो हो रही है. मतलब ये मुझे पहले करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये. नेक्स्ट इज दिस एंड लास्ट वन इज योर डिप्लॉयमेंट. तो अगर मैंने फेज 1 एग्जीक्यूट कर दिया है, फेज 2 में मैं जब एंटर आ गया हूँ तो मैं वापस फेज 1 एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. So each stage is completed in its entirety before the next stage is begun. तो एक स्टेज मैंने कंप्लीट कर दी, सेकेंड स्टेज पहुंच गया हूं तो मैं वापस फर्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. दिस इज माय वाटरफॉल डेवलपमेंट. So where it is useful? So this is suitable for well understood applications with predictable outputs from analysis and design, but such applications seldom occur. तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशंस या वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स हों. ठीक है. तो ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस था हमारा, ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग था, इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स थी वो अंडरस्टूड हो. एक ही बार में आपको सारी रिक्वायरमेंट्स अगर पता चल जाए तभी आप ये कर सकते हैं कि एक बार आपने रिक्वायरमेंट कर लिया, उसके बाद एनालिसिस किया, उसके बाद आपने डिजाइन किया. And too many organizations attempt to follow a waterfall when requirements are fluid. तो requirements are fluid मतलब requirements आपको सबसे पहले मिल चुकी हैं, सारे के सारे requirements आपको मिल चुकी हैं, तभी आप इस particular मॉडल को आप यूज कर सकते हैं. So this leads to familiar situation where developers complain about changing requirements and the business complains about inflexible software development. ठीक है. तो इसमें एक सिचुएशन आ सकती है कि डेवलपर जो है वो कंप्लेन करता है कि मेरे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं. ठीक है. कब? जब रिक्वायरमेंट्स मेरे पास कंप्लीटली नहीं मिल रही हैं. तो डेवलपर कंप्लेन करता है कि नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, और बिजनेस कंप्लेन करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो इनफ्लेक्सिबल है. मतलब आपका सही तरीके से आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. कुछ चीज़ें आप बना रहे हैं, बनाने के बाद आपने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी तो वो चीज़ मेरी
यूजफुल नहीं रहेगी उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर से नया हम क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा जो है बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. So a waterfall approach also does not deliver a useful system until its completion. तो आपको एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो उसके लिए एक एक फेजेस आपने क्रिएट की, तो वो फेजेस जब तक मेरी एग्जीक्यूट नहीं होती, जैसे ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 फेज लिए, आफ्टर 7th फेज ही मेरा क्या होगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉय होगा. डिप्लॉय होने के बाद मेरा यूजफुलनेस में आएगा. तो सारे के सारे फेजेस मुझे एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तभी मेरा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, डिलीवर में हो पाएगा. एंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेस प्रोग्रेस एंड करेक्ट अ प्रोजेक्ट दैट हैज गॉन अवरी. मतलब ऐसा हमें क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्रेस है उसको एक्सेस करना मेरा पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं. और अगर मैं प्रोजेक्ट को करेक्ट कर रहा हूँ तो वो ऐसा ही प्रोजेक्ट बन सकता है जो मैं आगे यूज ही नहीं करूँ. तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मेरा ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको आगे यूज ही नहीं करूँ, कि मेरी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही हैं. सेकेंड हम देखते हैं इटरेटिव डेवलपमेंट. सो इटरेटिव डेवलपमेंट इज मोर फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स एक पर्टिकुलर फेज को आप एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकते हो. So first you develop the nucleus of the system, then analyzing, designing, implementation and then you grow the scope of the system, adding properties and behavior to existing objects as well as adding new kinds of objects. तो पहले आप क्या करते हैं, आप न्यूक्लियस ऑफ द सिस्टम मतलब आप सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आप क्या करते हैं, कैटर करते हैं. तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आपने कोर फंक्शनैलिटी आपने क्रिएट करनी है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, इनहेंस करते जाते हैं. इनहेंस करने के लिए आपको न्यू ऑब्जेक्ट्स लगेंगे, तो वो आप ऐड करते जाएंगे. ऐड करते जाएंगे मतलब फिर से आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वर्किंग मॉडल आपने दे दिया है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपने जनरेट कर दिया है. जनरेट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको फिर से रिफाइन करके और उसमें एडिशन करते जा रहे हैं. तो आपकी जो एनालिसिस मॉडलिंग है वो भी आपकी चेंज होती जाएगी, आपका जो डिजाइन है वो भी चेंज होता जाएगा, और आपका इम्प्लीमेंटेशन तो चेंज होगा ही. So there are multiple iterations as the system evolves to the following deliverable. ठीक है, तो इसमें इवॉल्व होते जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है एनालिसिस, डिजाइन, ठीक है, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं, ये जो हमने एक के बाद एक की हैं, ये फिर से इवॉल्व होती हैं, और फिर से हम क्या करते हैं, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्ट करते हैं. So each iteration includes a full completement of stages, that is analysis, design, implementation and testing. ये हमने वही बताया कि एक एक इटरेशन में एक पर्टिकुलर जो एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग है वो एक बार करनी है, उसके बाद फिर से इवॉल्व करना है, और फिर से एनालिसिस, फिर से डिजाइन, फिर से इम्प्लीमेंटेशन, फिर से टेस्टिंग. तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमारी आती जाती हैं, हम क्या करते हैं, फिर से एनालिसिस करते हैं, फिर से डिजाइन करते हैं, फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर से उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, उसको कस्टमर को दिखाते हैं. कस्टमर फिर से कोई नई रिक्वायरमेंट देता है, तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से उसको एनालिसिस करते हैं, फिर से उसको डिजाइन करते हैं, फिर से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर से उसको टेस्ट करते हैं, जब तक कि कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाए. सो अनलाइक द स्ट्रिक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ वाटरफॉल मेथड, इटरेटिव डेवलपमेंट कैन इंटरलीव द डिफरेंट स्टेजेस. इटरेटिव में जरूरी नहीं है कि ये एनालिसिस और डिजाइन एक के बाद आप मेंटेन करें, आप इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, जबकि वाटरफॉल में आपने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर फेज जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए, मैं सेकंड फेज में जा ही नहीं सकता. ठीक है, यहाँ पे दिखा था इंटायरिटी. इंटायरिटी मतलब पहले एक फेज कंप्लीट कर देना है, उसके बाद ही दूसरे फेज में आपको जंप करना है. यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप एक साथ दो फेजेस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. क्लियर है? So some parts may be completed early while others less crucial parts are completed later. So iterative development मतलब आप एक एक iteration देते जा रहे हैं. So each iteration untimeity yields an executable system that can be integrated and tested. एक एक आपने execution system दे रहे हैं, और उसको आप क्या कर रहे हैं, जो नया बना रहे हैं उसका आप integrate भी कर रहे हैं और उसको टेस्ट भी कर रहे हैं. You can accurately gauge progress and make adjustment to your plans based on feedback from early iteration. तो अर्ली इटरेशन के बारे में कुछ आप फीडबैक लेते हैं कि इसमें चीज़ें ये अच्छी नहीं है, उसको आप इनहेंस करके दूसरी चीज़ें या दूसरी रिक्वायरमेंट्स को आप जनरेट कर सकते हैं. एंड इफ देयर इज ए प्रॉब्लम
you can move backward to an earlier stage for the rework. ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से रिवर्क कर सकते हैं, आप एक स्टेज पीछे जा सकते हैं, जबकि वाटरफॉल में पीछे आप जाने का ऑप्शन ही नहीं है। आपने एक बार डिजाइन कर दिया तो आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ चुके हैं, फिर से आप डिजाइन नहीं करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ गई है वो आ गई है। सो इटरेटिव डेवलपमेंट इज द बेस्ट चॉइस for most applications because it gracefully responds to changes and minimize risk of failure. ठीक है, तो अगर आपने इटरेटिव डेवलपमेंट किया है तो ये जो आपके जो प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस हैं वो आपके जो भी चेंज है उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, और जो फेलियर है उसका चांस कम है, क्योंकि वो मिनिमाइज हो जाता है। जो भी नई रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप फिर से जनरेट करके क्रिएट कर सकते हैं नए। So management and business users get early feedback about progress. तो इसमें मैनेजमेंट और जो बिजनेस यूजर्स हैं वो अर्ली फीडबैक ले सकते हैं कि मेरा प्रोग्रेस क्या हुआ है अभी तक, जबकि वाटरफॉल में ऐसा नहीं है। वाटरफॉल में आप एक बार रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर दिए, उसके बाद डिजाइन में आ रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, क्लास डायग्राम, और उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन। आखिर तक जब तक आप डिप्लॉय नहीं करते हैं तब तक आपको यूजर तक वो चीज पहुंचती नहीं है, क्योंकि एक बार आपने पूरा मॉडल बना दिया, पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया, तभी आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं। जबकि इटरेटिव में आप क्या करते हैं, छोटा सा चीज बना के भी आप कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे अर्ली फीडबैक मिल जाएगी आपका प्रोग्रेस अभी तक कहाँ तक पहुंचा है, आगे और क्या क्या हम और बना सकते हैं। क्लियर है? सो दीज आर द 2 लाइफ साइकिल मॉडल्स। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट?